हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अंतरिक्ष गौतम पे। अभी तक हमने गाउस लॉ और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पढ़ लिया था, लेकिन हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकाली थी गाउस लॉ से, वो केवल एक लॉन्ग थिन वायर के लिए निकाली थी। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्लेन सरफेस के ऊपर जब क्या नाम से इलेक्ट्रिक फील्ड आती है तो उसका इफेक्ट क्या होता है, किस तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालते हैं एक प्लेन सरफेस के ऊपर। ठीक है दोस्तों, अब इस चीज को कंसीडर करिए। जैसे ये एक प्लेन सरफेस है, ठीक है, ये एक प्लेन सरफेस है, इसके ऊपर मैं पूरे पे अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड कर दूं, ठीक है, तो ये एक एरिया बन के आएगा। प्लेन सरफेस के पास में क्या होता है, एरिया। ठीक है, तो इसके पास में एरिया के साथ में क्या होता है, एरिया वेक्टर। तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, इस तरफ ऊपर की तरफ। अगर आप पीछे वाली सरफेस, ये भी एक तरह की दूसरी सरफेस है, इसका अगर आप एरिया वेक्टर निकालेंगे तो कैसे निकलेंगे, वो इस तरफ निकलेगा। मतलब एरिया वेक्टर जो दिखती हुई सरफेस है उसका निकलता है। जो सरफेस आपको दिख रही है उसी की डायरेक्शन में आप थंब कर देंगे पैरेलल, ठीक है, सॉरी परपेंडिकुलर। जब आप थंब कर देंगे तो वो परपेंडिकुलर उस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन को शो कर रहा होगा। ठीक है, तो अब अभी हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन सरफेस बाय यूजिंग गाउस लॉ। ठीक है, तो अब मेरे को निकालने के लिए पहले मैं एक प्लेन सरफेस कंसीडर कर लेता हूं, एक प्लेन सरफेस ड्रॉ कर लेता हूं। ये मैंने एक प्लेन सरफेस ड्रॉ करी। अब इसके ऊपर इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ये एक प्लेन सरफेस है जिस पर चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरी सरफेस पे। पॉजिटिव चार्ज क्यों लिया हमने, क्योंकि सोर्स चार्ज मोस्टली पॉजिटिव ही होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से निकलती है। ठीक है, अब मेरे को क्या करनी है, इसके अंदर गाउस लॉ से हम इसको कर रहे हैं तो हमें गाउसियन सरफेस कंसीडर करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, गाउसियन सरफेस कंसीडर करनी पड़ेगी। तो अब इस केस के लिए हम किस तरह की सरफेस कंसीडर करेंगे, हम एक सिलेंड्रिकल सरफेस कंसीडर करेंगे। कैसी सरफेस कंसीडर कर लेंगे, हम एक स्फेरिकल सरफेस कंसीडर कर लेंगे। तो ये मैंने एक स्फेरिकल सरफेस यहां पर कंसीडर कर ली। ठीक है, अब ये सरफेस यहां से निकल के आ रही है और यहां से सीधी बाहर जा रही है। ठीक है, तो अब देखें, एक तो सरफेस हो गई इसकी ये वाली, एक सरफेस हो गई ये वाली, एक सरफेस हो गई ये वाली। इसको सरफेस S1, इसको सरफेस S2 और इसको सरफेस S3 नाम दे देता हूं मैं। ठीक है, S3 सरफेस कौन सी है, जो इसको पूरी तरीके से सिलेंड्रिकल सरफेस जो है, कर्व्ड सरफेस है, वो इसकी वो है। S1 और S2 इसकी सर्कुलर सरफेस है। ठीक है, अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या जा रही है, S1 सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ रही है इस तरफ। ठीक है, और इस सरफेस का एरिया वेक्टर भी किस तरफ है, इस तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ रही है पॉजिटिव साइड पे। एक डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लूंगा तो दूसरी वाली ऑटोमेटिकली कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी वेक्टर के हिसाब से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को मैंने इधर पॉजिटिव ले लिया, साथ में ले लिया एरिया वेक्टर की डायरेक्शन को, वो भी इस डायरेक्शन में मेरे को पॉजिटिव आ रही है। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को इधर की तरफ कंसीडर किया सरफेस 2 पे, क्योंकि यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है वो भी सीधी इधर से निकल रही है। और इसका जो एरिया वेक्टर था ये -E हो गया और इसका एरिया वेक्टर भी हो गया DA वेक्टर। तो अब मेरे पास सारा आ गया DA वेक्टर, E वेक्टर और DA वेक्टर और E वेक्टर। लेकिन अब सरफेस 3 की बात करते हैं। सरफेस 3 पर क्या हो रहा है, सरफेस 3 पर आप किसी भी जगह पर एरिया वेक्टर ले लो, वो इलेक्ट्रिक फील्ड से 90 डिग्री का एंगल ही बना रहा है। कैसा बना रहा है, 90 डिग्री का। जबकि सरफेस 1 और सरफेस 2 पर क्या एंगल बन रहा है, 0 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, तो अब हमने सरफेस कंसीडर कर ली, इलेक्ट्रिक फील्ड देख ली। ठीक है, अब यहां पर मैं क्या चीज कंसीडर करूंगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। एक एरियल सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी होती है, एक एरिया की सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी होती है, उसको मैं कंसीडर करता हूं सिग्मा। वो हम क्या मानते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा कंसीडर करते हैं। यहां तक हमने कर लिया। अब हम निकालेंगे इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या निकालेंगे हम, इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है, फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है मेरे पास फाइव इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट DA वेक्टर। क्या होता है, क्लोज इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट DA वेक्टर। अब यहां पर सरफेस 1, सरफेस 2 और सरफेस 3 के लिए, तीनों के लिए मैं इक्वेशन लिख लेता हूं। तो साहब
टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ई डी ए, ये है सरफेस 1 के लिए, ई डी ए कॉस 0 डिग्री, इंटीग्रेशन सरफेस 2 के लिए ई डी ए कॉस 0 डिग्री, लेकिन सरफेस 2 के लिए ई भी माइनस का है और डी ए भी माइनस का है, तो दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएंगे मेरे पास में, प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ आ जाएंगे। अब आते हैं सरफेस 3 पर, तो ये हो गया ई डी ए कॉस 90 डिग्री, ठीक है। अब cos 90 तो मेरा हो जाएगा कैंसिल। अब ये क्या है, दोनों ई डी ए cos 0 दोनों 1 हो जाएंगे, तो मेरे पास दोनों क्वांटिटी क्या हो गई, डबल हो गई। तो इसको सीधा सा मैं लिख दूंगा फाई इज इक्वल टू 2 ई बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन डी ए, ठीक है। अब इस सरफेस का एरिया कितना होता है, एक सर्कुलर सरफेस का, अगर इसका रेडियस क्या है मेरे पास में स्मॉल आर, इसका रेडियस क्या दे रखा है मेरे को, अगर स्मॉल आर, तो इसका यहां पर क्या होगा सरफेस एरिया, फाई इज इक्वल टू 2e पाई आर स्क्वायर। तो ये मेरा निकल गया इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये बना ली मैंने इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब मैं निकालूंगा गाउस थ्योरम से इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मेरी गाउस लॉ क्या कहता है, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी, ठीक है। अब इसके लिए क्या करना है मेरे को, Q इज इक्वल टू कितना होगा, Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर। इस सरफेस का एरिया कितना है, सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर। तो इतने से एरिया पे चार्ज कितना है टोटल, इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर। तो अब इस चार्ज की वजह से यहां से स्मॉल ए डिस्टेंस पर, कौन से डिस्टेंस पर, एक स्मॉल डिस्टेंस के ऊपर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे को आएगी, ठीक है। तो साहब यहां से निकाल लिया Q इज इक्वल टू सिग्मा पाई आर स्क्वायर। अब इसको इस इक्वेशन में रखा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू सिग्मा पाई आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहां पर मेरे को एक और फाई की इक्वेशन आ गई जो कि इक्वेशन 2 है। अब दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 को, दोनों को पैरेलल रख देता हूं मैं। इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2, क्योंकि दोनों ही फ्लक्स की इक्वेशन है, एक हमने फ्लक्स के मेथड से निकाल लिया और एक हमने गाउस लॉ की मदद से निकाल लिया, ठीक है। तो दोनों इक्वेशन को पैरेलल रखा तो 2e पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा पाई आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब क्या करूंगा, पाई आर स्क्वायर से तो पाई आर स्क्वायर कट जाएगा, तो E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो मेरा आंसर क्या आ गया, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये मैंने क्या निकाल लिया, गाउस लॉ की मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन सरफेस। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन सरफेस, कहीं पर भी किसी एक फिक्स डिस्टेंस के ऊपर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड महसूस होगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर कोई डिस्टेंस नहीं है, डिस्टेंस नहीं है, मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है वो इनफाइनाइट तक लगभग एक ही इंटेंसिटी के साथ में आगे बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। अब हम अगला डेरिवेशन करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के एग्जाम के नजरिए से भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, और कई क्वेश्चन भी क्रिएट कर देता है कंपटीशन एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो हमारा अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर स्फेरिकल सरफेस। क्या है हमारा, एक स्फेरिकल सरफेस है जिसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो देखते हैं हम, ये मेरा एक चार्ज स्फेरिकल है, इसके ऊपर मैं चार्ज अप्लाई कर देता हूं, ठीक है। इसकी रेडियस है कैपिटल आर, इसकी कितनी रेडियस है, कैपिटल आर। अब मेरे को क्या है, इससे एक स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, ये स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी। क्या निकालनी है मेरे को, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी। तो मेरे को क्या कंसीडर करना पड़ेगा, गाउसियन सरफेस कंसीडर करनी पड़ेगी एक बार फिर। तो गाउसियन सरफेस कैसे कंसीडर करूंगा मैं, एक सिमेट्रिकल सरफेस कंसीडर करूंगा अगेन, जो कि इस बॉडी के सिमेट्रिकल हो। तो एक स्फेयर के सिमेट्रिकल क्या हो सकता है, एक और स्फेयर, तो एक और स्फेयर में यहां पर क्रिएट कर देता हूं जिसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल आर, इसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल आर। अब इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है वो कैसे निकल रही है, सीधी डायरेक्शन में, ये रही।
और इसका जो एरिया वेक्टर है वो भी कैसे आ रहा है, इस डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है इस डायरेक्शन में और एरिया वेक्टर भी किस डायरेक्शन में आ रहा है, इस डायरेक्शन में। तो मेरे को अब इस P पॉइंट पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है वो निकालनी है, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालने के लिए पहले तो मैं मेरा नॉर्मल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला लगाऊंगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या कहता है, फ्लक्स इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट dA वेक्टर, ठीक है, E वेक्टर और dA वेक्टर। अब इसकी किसी भी सरफेस पर चले जाओ, E वेक्टर और dA वेक्टर दोनों के बीच का एंगल हमेशा कैसा रहेगा, 0 डिग्री रहेगा, क्योंकि स्फेरिकल सरफेस है। तो दोनों के बीच का एंगल हमेशा कैसा रहेगा, एरिया वेक्टर और E वेक्टर के बीच का 0 डिग्री। तो इसको अगर मैं लिखूं, फ्लक्स इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन E वेक्टर dA cos 0, फाई इज इक्वल टू E इंटीग्रेशन dA, फाई इज इक्वल टू E, और एरिया कितना होगा। अब एक स्फेयर का एरिया क्या होता है, क्या होता है एक स्फेयर का एरिया, सिंपल सा है। स्फेयर का एरिया क्या होता है, सोचिए, 4 पाई r की पावर 4 पाई r स्क्वायर, सॉरी क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो इसका एरिया क्या होगा, 4 पाई r स्क्वायर। तो अब इस 4 पाई r स्क्वायर को यहां लिखा, मेरी इक्वेशन क्या बन गई, फर्स्ट। ये अभी मेरा केस 1 है, ये क्या है मेरा केस 1। यहां पर फ्लक्स क्या हो गया, 4E पाई r स्क्वायर। अब मेरे को क्या निकालना है, अब मेरे को क्या निकालना है, फ्लक्स। यहां पर किसकी मदद से निकालूंगा, लेकिन अब मैं गाउस लॉ की मदद से। तो फ्लक्स ड्यू टू गाउस लॉ से, गाउस लॉ से निकालूंगा। फ्लक्स क्या होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यहां पर सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, अगेन सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू अगेन सिग्मा। तो चार्ज कितना होगा, Q इज इक्वल टू सिग्मा 4 पाई r स्क्वायर। अगेन चार्ज हो गया, इसको इस इक्वेशन में रखा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो गया मेरे पास में, सिग्मा 4 पाई r स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब दोनों इक्वेशन को बराबर में रखा, दोनों इक्वेशन को क्या रखा, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 को इक्वल टू में रखा। इक्वेशन फर्स्ट इक्वल टू इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को दोनों को बराबर में रखा। अब मेरे पास में क्या आएगा, E 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा 4 पाई r स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई r स्क्वायर से 4 पाई r स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन यहां पर स्मॉल r की जगह मेरे पास में क्या आएगा, कैपिटल R। क्या आएगा, कैपिटल R, क्योंकि इसकी रेडियस क्या है, कैपिटल R। तो इसकी कैपिटल R रेडियस को कंसीडर करना है, तो यहां पर क्या आएगा मेरे पास, कैपिटल R कैपिटल R, क्योंकि चार्ज अंदर वाले सर्किल पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, ना कि बाहर वाले सर्किल पर। ठीक है, इस मिस्टेक को अपन ठीक कर लेते हैं। यहाँ पर आएगा कैपिटल R स्क्वायर, तो 4 पाई से केवल 4 पाई कटेगा। तो E इज इक्वल टू मेरे पास में आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। ये तो हो गया मेरा केस 1 सॉल्व, जिसमें मैंने क्या कंसीडर किया है, जिसमें मैंने कंसीडर किया है कि जो मेरा P पॉइंट है इस स्फीयर से कहां पर है, वो बाहर की तरफ है। अब मैं कर रहा हूं सॉल्व केस 2। इसके अंदर मैं क्या कंसीडर कर रहा हूं कि ये वाला जो मेरा पॉइंट है ये कहां चला गया, सरफेस के ऊपर चला गया। अब जब सरफेस के ऊपर चला गया तो मेरे पास में जो स्मॉल r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल R। स्मॉल r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल R। और स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R होते ही इस वाली इक्वेशन के अंदर, इक्वेशन 3 के अंदर मैं जैसे ही इसकी वैल्यू रखूंगा तो E इज इक्वल टू मेरे पास में क्या आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और अब सिग्मा की वैल्यू को इक्वेशन इससे रखना, इस वाली इक्वेशन से इसकी वैल्यू को रखें, तो E इज इक्वल टू मेरे पास में क्या आएगा, सिग्मा, यहां से इसको वैल्यू को रखना है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। मतलब अब स्फेयर के ऊपर कोई भी पॉइंट ले जाते ही ये स्फेयर का पॉइंट चार्ज जैसा बिहेव करेगा। मतलब एक सोर्स चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी वही इस चार्ज पार्टिकल या इस चार्ज स्फेयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलेगी। अब मेरे को केस कंसीडर करना है केस 3। मेरा केस 3 क्या कहता है, केस 3 ये कहता है कि अगर P पॉइंट स्फेयर के अंदर चला जाए, तो दोस्तों अगर कोई भी मेटालिक बॉडी या चार्ज बॉडी के बीच में
आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो उसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, E इज इक्वल टू 0। ये हम इलेक्ट्रिक फील्ड के रूल्स में भी पहले पढ़ चुके हैं। तो अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 0। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 0 होगी क्योंकि आपस में वो कैंसिल आउट हो जाती हैं। ठीक है ना, हमारा ये डेरिवेशन भी पूरा हो गया। तीनों केस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तीनों के तीनों। इन पे डायरेक्ट कंपटीशन में न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। बोर्ड में तो ये इंपॉर्टेंट है जो है, क्योंकि ये अकेला ऐसा न्यूमेरिकल है जो 3 केस बना के आपको यहाँ पर दे रहा है इस डेरिवेशन के अंदर। ठीक है, अब हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो हमें आगे के चैप्टर से लिंक करेगा। ठीक है, तो हमारा अगला जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 चार्ज पैरेलल प्लेट्स। 2 मेरी पैरेलल प्लेट्स हैं, 2 चार्ज पैरेलल प्लेट्स हैं, उनकी वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड फील हो रही होगी। ठीक है, तो अब मैं 2 चार्ज प्लेट बनाता हूं। पहला, इसके अंदर जो केस मैं सॉल्व कर रहा हूं वो कर रहा हूं फॉर सिमिलर चार्ज के लिए। क्या यूज कर रहा हूं मैं, सिमिलर चार्ज के लिए। तो सिमिलर चार्ज के लिए मैंने यहां पर 2 प्लेट कंसीडर कर ली। ये रही प्लेट 1 और ये रही प्लेट 2। दोनों के ऊपर चार्ज इक्वल ही है। इस पर भी चार्ज E है, इस पर भी चार्ज E है। ठीक है, तो अब दोनों पर चार्ज कितना है, E है। दोनों पर इक्वल चार्ज, और दोनों एक दूसरे से बहुत शॉर्ट डिस्टेंस के ऊपर रखी हुई है। कैसे रखी हुई है, बहुत ही ज्यादा शॉर्ट डिस्टेंस के ऊपर रखी हुई है। ठीक है, तो ये प्लेट इस तरफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रही होगी, इस तरफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रही होगी। ये प्लेट इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रही होगी और इस तरफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रही होगी। दोनों तरफ ये दोनों प्लेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाल रही हैं। ठीक है, तो अब इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको मैं E1 कंसीडर कर लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। तो E1 कितनी होगी मेरे पास में, दोनों की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो कितनी है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड E2 कितनी होगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि दोनों प्लेट्स एक ही मीडियम के अंदर मैंने रख रखी है। ओके फ्रेंड, नाउ अब मैं क्या करूंगा, पहले इस तरफ निकालता हूं, इस एरिया में। ठीक है, इस तरफ E1 की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, अगर मैं इस साइड जा रहा हूं तो नेगेटिव लूंगा और इस साइड जा रहा हूं तो प्लेट के पॉजिटिव लूंगा। ठीक है, तो अगर मैं इस तरफ जा रहा हूं तो E1 की वजह से इस तरफ कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, E1 इज इक्वल टू माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, नो E2 की वजह से इस डायरेक्शन में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, E2 की वजह से E2 इज इक्वल टू माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इधर कितनी होगी, E इज इक्वल टू E1 प्लस E2। तो दोनों की वैल्यू को रखी अगर मैंने तो माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दोनों कट जाएगा, आधा आधा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया मेरे पास, माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब बात करते हैं बीच के एरिया में क्या होगा। E1 की वजह से इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, अब ये इसके पॉजिटिव डायरेक्शन में चला गया। कहाँ चला गया, ये इसके पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो E1 की वैल्यू होगी मेरे पास में सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वजह से E2 की वजह से इस तरफ अभी भी ये क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन में। तो E2 की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, E2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इधर कितनी होगी, E1 प्लस E2 इज इक्वल टू, दोनों की वैल्यू एक दूसरे से क्या होगी, क्रॉस होगी। तो मेरे पास बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई, 0। ठीक है, नो अब इस तरफ की बात करते हैं। यहां पर गया तो E1 प्लेट की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, E1 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और इस तरफ E2 की वजह से ये भी अब पॉजिटिव में चला गया, E2 इज इक्वल टू इधर भी क्या है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है अभी भी दोनों की वजह से, दोनों को ऐड किया, E1 प्लस E2 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वही आधा आधा मिलके क्या हो गया, 1। ठीक है, दोनों पॉजिटिव थे, यहाँ पर दोनों नेगेटिव थे, इसलिए दोनों इजीली ऐड हो गए। यहाँ पर दोनों क्या थे, पॉजिटिव थे, इसलिए दोनों ऐड हो गए। लेकिन बीच में क्या हुआ, बीच में क्या हुआ, मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, क्रॉस हो गई। एग्जैक्टली यही होता है कि मेटालिक बॉडी जो कंप्लीट बॉडी होती है, जो हमने स्फेयर भी कंसीडर किया था, तो उसमें क्या चारों तरफ चार्ज था। ठीक है, इसमें भी दोनों तरफ चार्ज था, तो दोनों से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है उन्होंने एक दूसरे को क्या कर लिया, खत्म कर लिया। इसलिए बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या होती है, 0। तो अभी हमने केस 1 सॉल्व किया, अब केस 2 सॉल्व करते हैं।
केस टू में क्या होगा, अगर डिफरेंट चार्ज्ड प्लेट को हम यूज करें, ठीक है, डिफरेंट चार्ज प्लेट ले लेते हैं। ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, लेकिन दोनों पर चार्ज सेम है। दोनों पर चार्ज कैसा है, सेम है। E1 कितना होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट। E2 कितना होगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है इसलिए माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव की वजह से यहां पर चार्ज डेंसिटी भी नेगेटिव में होगी, तो माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट। अब इस तरफ के एरिया की बात करते हैं, वो अगेन इस तरफ आ जाते हैं, तो इधर की चीज को हम वापस से नेगेटिव लेंगे और उधर की प्लेट के जो राइट हैंड साइड पे चले जाएंगे तो हम उसको पॉजिटिव ले लेंगे। तो इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, E1 की वजह से, E1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E1 इज इक्वल टू माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट। E2 की वजह से इस जगह पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, E2 इज इक्वल टू माइनस तो यहां था और डायरेक्शन का माइनस और आके जुड़ा, तो ये हो गया प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट। एक माइनस तो पहले से था, दूसरा माइनस काय की वजह से आया, डायरेक्शन की वजह से आया, तो दोनों माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस हो गए। तो इधर ये क्या बनाया, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट। तो E इज इक्वल टू E1 प्लस E2, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, माइनस से प्लस कैंसिल आउट हो गया, दोनों क्वांटिटी सेम थी, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आई मेरे को, 0, प्लेट के बाहर क्या आई, 0। नाउ अब बात करते हैं बिटवीन द प्लेट। इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, इसकी क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन है, इसकी कैसी है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है। तो E1 की वैल्यू क्या होगी मेरे पास में, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट। E2 निकाला, E2 की वैल्यू क्या है, ये माइनस है और इसके लिए ये डायरेक्शन भी अभी भी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पर है, तो ये भी क्या होगी, माइनस। तो E2 इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट। तो माइनस तो इसका आया, माइनस डायरेक्शन का आया, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया मेरा, प्लस। अब E इज इक्वल टू E1 प्लस E2, तो अब दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड मिलके मेरे को बराबर क्या बना, आधा आधा हो गया पूरा, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, ठीक है। अब बात करते हैं इस वाले सरफेस की, इस प्लेट के राइट हैंड साइड पर। E1 की वजह से इस पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही होगी, E1 इज इक्वल टू, इसकी वजह से कितनी फील्ड आ रही होगी, पॉजिटिव में सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट। E2 प्लेट की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही होगी, E2 की वजह से देखा जाए तो दिस इज E2 इज इक्वल टू, ये तो माइनस में है ही सही, लेकिन डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट। तो अब E इज इक्वल टू कितना है, इस तरफ E1 प्लस E2, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, 0। एग्जैक्टली यही जो एक्शन है ये हमारी बैटरी के अंदर होता है। हमारी बैटरी का एक टर्मिनल क्या होता है, पॉजिटिव, दूसरा टर्मिनल क्या होता है, नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होती है, अगर आपको बिजली का झटका लगेगा तो कहाँ लगेगा, दोनों टर्मिनल के बीच में, ना कि बाहर की तरफ। इसलिए आउटसाइड दोनों प्लेट, पूरी बैटरी के बाहर की तरफ आपको इलेक्ट्रिक फील्ड महसूस नहीं होती। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होती है, बैटरी के बीच में, दोनों टर्मिनल्स के बीच में होती है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने आज पूरा कर लिया हमारा चैप्टर फर्स्ट, यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर हमारा हो चुका है कंप्लीट एनसीईआरटी बुक के हिसाब से, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना शुरू करेंगे कल से, ठीक है। इससे पहले हम कुछ और न्यूमेरिकल भी करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको मेरा अगला वीडियो देखना पड़ेगा। तो दोस्तों सॉरी, ठीक है। तो अब हम अगले वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू, ओके। तो दोस्तों आपको मेरे वीडियो कैसे लग रहे हैं, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, और आपको कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज पूछिए। तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी पूछ सकते हैं, आप मेरे कमेंट बॉक्स में भी जा सकते हैं, मेरे फेसबुक का लिंक भी मैंने दिया हुआ है, मैंने इंस्टाग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, पर्सनली आके भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज घर पे रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।